नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर डेटा गवर्नेंस से संबंधित है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स यानी DGQI पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में उर्वरक विभाग ने 65 मंत्रालयों विभागों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन पर मंत्रालयों या विभागों के कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय ने किया है। DGQI प्रक्रिया मंत्रालयों विभागों में डेटा संबंधी तत्परता के स्तर की एक स्वमूल्यांकन आधारित समीक्षा है, जिसके जरिए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से सीखने की सहयोगात्मक समकक्ष प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। सर्वेक्षण में DGQI के 6 प्रमुख विषयों के तहत एक ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की गई थी, जिसमें डेटा उत्पादन, डेटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी शामिल है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रासंगिक तुलनाओं से बचने के लिए मंत्रालयों विभागों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जैसे प्रशासनिक, रणनीतिक, आधारभूत संरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक। आइए अब विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय यानी DMEO के बारे में समझते हैं। ये नीति आयोग के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। इसका उद्देश्य संगठन की निगरानी और मूल्यांकन संबंधी अधिदेश को पूर्ण करना और देश में निगरानी और मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। DMEO का उद्देश्य डेटा संचालित नीति को सक्षम बनाना, परिणामों की कठोर निगरानी और मूल्यांकन को मुख्य धारा में लाना है। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और दक्षता को बनाए रखने के लिए डेटा उपकरण प्रदान करना और कमियों तथा बाधाओं की पहचान करना भी है। आइए अब साथ ही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में भी जानते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित और केंद्र सरकार द्वारा ही कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं हैं। ये मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार की गई योजनाएं हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र और राज्यों द्वारा या तो 50-50 के अनुपात में या 70-30 के अनुपात में या 75-25 के अनुपात में या 90-10 के अनुपात में वहन किया जाता है और इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल 29 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। इन्हें मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कोर ऑफ द कोर स्कीम और कोर स्कीम। अगली खबर उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समयोपरि यानी ओवरटाइम मजदूरी देने से इनकार करना श्रमिकों के जीवन के अधिकार का अपमान है। उच्चतम न्यायालय गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य के घंटों और मजदूरी के भुगतान के लिए नियोक्ताओं को अस्थायी छूट प्रदान करती है। राज्य द्वारा कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को एक सार्वजनिक आपातकाल घोषित करते हुए संशोधनों को उचित ठहराने की मांग की गई थी। दरअसल धारा 5 के तहत एक सार्वजनिक आपातकालीन स्थिति में राज्य सरकार सभी पंजीकृत कारखानों को साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, विश्राम के लिए अंतराल आदि से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और कुछ अवलोकन भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे ये अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के अंतर्गत प्रदत्त श्रमिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध एक अपमान के समान है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी की स्थिति राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आंतरिक अव्यवस्था के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए सरकार सभी कारखानों को व्यापक छूट प्रदान नहीं कर सकती। इस प्रकार की छूट समाज के इस वंचित वर्ग को दासत्व के अधीन करने के लिए महामारी को एक बहाने की भांति प्रयोग किए जाने का संकेत है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये निर्देश दिया है कि ओवर टाइम करने वाले सभी कामगारों को ओवर टाइम मजदूरी का सामान्य मजदूरी की 2 गुनी दर से किया जाए। नेक व्यक्ति यानी गुड समैरिटन्स के संरक्षण के लिए नियम प्रकाशित किए गए। नेक व्यक्ति यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सद्भाव पूर्वक स्वैच्छिक रूप से बिना किसी उपहार, सम्मान, इच्छा के दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकाल चिकित्सकीय या गैर चिकित्सकीय देखरेख या सहायता उपलब्ध कराता है या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है, इन्हें गुड समैरिटन्स कहा जाता है। दरअसल मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 में नेक व्यक्ति की संरक्षा नामक एक नया खंड समाविष्ट किया गया
गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रत्येक 4 में से 3 लोग पुलिस उत्पीड़न, अस्पतालों में ही रोके रखने और लंबे समय तक कानूनी औपचारिकताओं के भय से सड़कों पर घायल दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने में संकोच करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कई प्रावधान किए हैं, जैसे धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नेक व्यक्ति को उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा। नेक व्यक्ति को उसके नाम, पहचान, पता या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि वह स्वेच्छा से इन सूचनाओं की जानकारी देने के विकल्प का चयन कर सकता है। प्रत्येक सार्वजनिक और निजी अस्पताल इस अधिनियम के तहत नेक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करने वाले हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस मामले में गवाह बनने के लिए सहमत हो गया है जिसके लिए उसने नेक व्यक्ति के रूप में कार्य किया है, तो उससे पूछताछ के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। अगली खबर एनसीआरबी से जुड़ी रिपोर्ट से संबंधित है। 2019 में राजद्रोह के मामले में वृद्धि हुई है, लेकिन दोष सिद्धि दर अब तक की सबसे कम रही है। हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2018 में 70 के मुकाबले 2019 में 93 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 3% मामलों में ही दोष सिद्धि हुई है। कर्नाटक में राजद्रोह के अधिकतम मामले देखे गए। इसके बाद असम का स्थान आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A में देशद्रोह को एक अधिनियम के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रस्तुति द्वारा यदि कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे राजद्रोह का अपराधी माना जाएगा। इस धारा के तहत एक व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माने सहित 3 वर्ष तक के कारावास के साथ दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह का मामला राज्य के विरुद्ध अपराधों को शामिल करता है। इसमें विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और आईपीसी की धारा 121 के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना के अंतर्गत किए गए अपराध भी सम्मिलित हैं। रोमेश थापर वाद, केदारनाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद आदि में राजद्रोह कानून की परिधि को सीमित और पुनः परिभाषित किया है और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान, विधि सम्मत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास और राज्य या जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने जैसे कृत्य को इस कानून के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। अगली खबर वृद्धों से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर स्वस्थ वृद्धावस्था दशक यानी डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग वर्ष 2020 से 30 का शुभारंभ किया गया। स्वस्थ वृद्धावस्था यानी बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य को बनाए रखना, कार्यात्मक क्षमता को विकसित करने और उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया है जो वृद्धावस्था में सकुशलता को बनाए रखती है। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा समर्थित वृद्धजनों, उनके परिवारों और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों की सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए सरकारों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, पेशेवरों, निजी क्षेत्र आदि को एक साथ लाने का अवसर है। भारत में डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के समन्वय का प्रयास किया जाएगा और अन्य विभागों या मंत्रालयों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाएगा। भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उनका प्रतिशत ग्रामीण भारत में 6.6% और शहरी भारत में 7.8% है। भारत में वृद्धों के लिए आरंभ की गई कई पहले हैं, जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं तक एक सरल पहुंच प्रदान करने के लिए वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के लिए 10 प्राथमिकताएं WHO द्वारा निर्धारित की गई हैं, जिनमें शामिल हैं नवाचार और परिवर्तन के लिए एक मंच की स्थापना करना, देश योजना निर्माण और कार्रवाई का समर्थन करना, स्वस्थ वृद्धावस्था पर बेहतर वैश्विक डेटा एकत्र करना, वृद्धजनों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना, वृद्धजनों की आवश्यकता
कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को संरेखित करना, प्रत्येक देश में दीर्घकालिक देखभाल प्रणाली के लिए आधार स्थापित करना, एकीकृत देखभाल के लिए आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करना, वृद्धावस्था का सामना करने के लिए एक वैश्विक अभियान प्रारंभ करना, निवेश के लिए आर्थिक आयामों को परिभाषित करना और वृद्धजन सहायक शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क को विस्तारित करना। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदन देने के लिए मंत्री स्तरीय पैनल एक अंतर मंत्रालयी समिति प्रस्तावों को अंतिम निर्णय देने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित करने से पूर्व उनका प्रारंभिक मूल्यांकन करेगी। इससे पहले सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद घरेलू फर्मों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए सभी सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी थी। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को एक अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान की गई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% तक की अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति प्रदान की है। इसका 1% हिस्सा 4 राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक सुधार का भारांश GSDP का 0.25% है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय या उपयोगिता सुधार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार के लिए अतिरिक्त ऋण की अनुमति प्रदान की गई थी। अटल सुरंग ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लेह के बीच सड़क मार्ग की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को संपूर्ण वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले इस घाटी तक जाने वाला मार्ग प्रत्येक वर्ष लगभग 6 महीने तक अत्यधिक हिमपात की वजह से अवरुद्ध हो जाता था। ये सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में निर्मित की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने विद्यालयों में जल की आपूर्ति के लिए 100 दिनों का अभियान आरंभ किया। इस मिशन मोड अभियान का उद्देश्य स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति प्रदान करना है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक नल से जल के कनेक्शन की सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना है। इन सुविधाओं का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायत या उसकी उप समिति यानी ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति द्वारा किया जाएगा। बोंगो सागर ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का द्वितीय संस्करण है। भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य सैन्य अभ्यास हैं संप्रीति, INBN कॉर्पेट, INBN बिलात, INBN SF एक्सरसाइज, टेबल टॉप अभ्यास, संवेदना आदि। एंटीसेरा बायोलॉजिकल ई ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से अत्यधिक शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है, जिसका उपयोग कोविड-19 की रोकथाम और उपचार में किया जा सकता है। एंटीसेरा रक्त सीरम है जिसमें एक विशिष्ट वायरल विष या एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज होते हैं। ये थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी के समान कार्य करती है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा उन घोड़ों से प्राप्त किया जाता है जो वायरल संक्रमण से उपचारित हो चुके हैं। प्लाज्मा थेरेपी इतनी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज की प्रोफाइल, उनकी प्रभावकारिता और सांद्रण रोगियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस ये एक पहल है जिसके माध्यम से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्राइफेड का लक्ष्य देश भर में विभिन्न हस्तकला, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों के स्रोत संग्रहण के लिए 5 लाख आदिवासी उत्पादकों को शामिल करना है। आपूर्तिकर्ताओं में जनजातीय लोगों के साथ कार्य करने वाले व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर और जनजातीय स्वयं सहायता समूह, संगठन या एजेंसियां या गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। ये जनजातीय वनवासियों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा और उनके आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाएगा, साथ ही उन्हें मुख्यधारा में शामिल करेगा। पाकुड़ शहद ये झारखंड के पाकुड़ जिले की संथाल और पहाड़िया जनजातियों जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs द्वारा विभिन्न प्रकार के पुष्पों और वनस्पतियों से एकत्रित एक शुद्ध बहुपुष्पी शहद है। ये मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित पराग और पुष्प रस से निर्मित 100% प्राकृतिक है और एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक, विटामिन, पोषक तत्व, एंजाइम और अन्य हर्बल गुणों का उत्तम स्रोत है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।